Good morning, students. Myself, Major Komal Katyan, Department of Zoology, GK Gowani, Government College, Bhinmar. Today, I will deliver a lecture on phylum Echinodermata. विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे संघ इकाइनोडर्मेटा के बारे में। जो संघ इकाइनोडर्मेटा है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वास्तव में जो इकाइनोडर्मेटा के वयस्क जंतु हैं, उनके अंदर अरीय सममिति पाई जाती है। इट मीन्स दे हैव अ रेडियल सिमेट्री। फॉर मैनी ईयर्स द मेंबर्स ऑफ फाइलम Coelenterata and members of phylum Echinodermata, both members of both these phyla were kept in a single group, Radiata. जो संघ Coelenterata और इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतु हैं, इनको एक वर्ग के रूप में पहले माना जाता था और एक संघ बनाया गया था सममिति के आधार पर, रेडिएटा। सन 1847 में ल्यूकार्ट ने सबसे पहले जो रेडिएटा है उससे एक पृथक समूह बनाया और नाम दिया इकाइनोडर्मेटा। वास्तव में जो शब्द इकाइनोडर्मेटा है, इसका सबसे पहले प्रयोग 1734 ईस्वी में जैकब क्लीन ने किया था। चूंकि जो ग्रीक लोग हैं वो हैजहॉग और सी अर्चिन, समुद्री अर्चिन, दोनों के लिए इकाइनो शब्द का प्रयोग करते थे, क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, कांटे दिखाई देते हैं। पर वास्तव में इन कंटकों का होना ही इस संघ की पहचान नहीं है, क्योंकि केवल समुद्री अर्चिन, कुछ ब्रिटिल स्टार और कुछ सागर तारा या तारा मछली के अंदर ही इस प्रकार के कंटक पाए जाते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ दिस फाइलम। अब हम बात करते हैं संघ इकाइनोडर्मेटा के सामान्य लक्षणों के बारे में। सबसे पहले regarding their symmetry, they are radially symmetrical animals, and this radial symmetry is often pentamerous. But if you look at the last line, I have mentioned that they have a bilateral larva. कहने का मतलब यह है कि जो संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतु हैं, उनमें वयस्क के अंदर पंच अरीय सममिति पाई जाती है, जबकि इनके डिंबक और लार्वा द्विपार्श्व सममित होते हैं। They don't have any brain, but instead of brain they have a circumoral ring and radial nerves as nervous system. जो संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतु हैं, उनके अंदर मस्तिष्क का अभाव होता है और उनमें क्या होता है, बिल्कुल जो उनका मुख वाला सतह है, वहां पर चारों तरफ एक सर्कम ओरल रिंग, उसके चारों तरफ एक वलय या रिंग के रूप में तंत्रिका पाई जाती है और जिससे रेडियल नर्व्स मतलब अरीय तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो एक प्रकार से बिल्कुल आदिम प्रकार का तंत्रिका तंत्र इनके अंदर पाया जाता है। देन दे हैव अ स्पाइनी और प्रिकली स्किन। जैसा कि नाम से जाहिर है, दो शब्दों से मिला हुआ है। इसका नाम इकाइनो और डर्मा, जिसके आगे हमने एटा जोड़ा है। इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी, डर्मा मीन्स स्किन और एटा मीन्स bearing. So in simple language we say Echinodermata are spiny skinned or prickly skinned animals. कहने का मतलब ये है कि ये वह जंतु हैं जिनके शरीर में एपिडर्मिस द्वारा आवृत शूल या डर्मी कैल्केरिया अस्तिकाओं का बना कंकाल होता है, और ये जो डर्मी कैल्केरिया अस्थियां हैं, ये अत्यंत नुकीली होने के कारण एपिडर्मिस को फाड़ती हुई बाहर आ जाती है और वास्तव में ये एपिडर्मिस का रूपांतरण न होकर डर्मिस का रूपांतरण है, और जो डर्मिस एपिडर्मिस को फाड़ के बाहर आती है वो इस तरह से
कांटेदार संरचना इनकी बनाती है। They have a characteristic water vascular system which is modified from their anthrocoelous coelom। कहने का मतलब यह है कि जो संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतु हैं, इनकी जो प्रगुहा है वो एंट्रोसीलस मतलब आंत्रगुही प्रकार की होती है, और जिसमें जल संवहन तंत्र की गुहिकाएं शामिल होती हैं। ये जो जल संवहन तंत्र है, ये इकाइनोडर्मेटा संघ का एक विशिष्ट लक्षण है। इसी कारण इनके अंदर विशिष्ट उत्सर्जी तंत्र या उत्सर्जी अंगों का पूर्ण रूप से अभाव होता है। So there is no excretory organs in echinoderms. They are deuterostomes. Deuterostomes are those animals in which the anus precedes the development. It means anus develops before the development of mouth. Deuterostome वह जंतु होते हैं जिनके अंदर गुदा भ्रूणी अवस्था में पहले विकसित होता है, और ये कोरक रंध्र से इसका निर्माण होता है, जबकि मुख इसके बाद में बनता है। So these are some differences between the protostomes and deuterostomes. In protostomes we include mollusks, annelids and arthropods, while in deuterostomes we include echinoderms and chordates. First of all, the cleavage. If you look at the 8 cleavage cell, in protostome it is spilar and determinate, while in deuterostome it is radial and indeterminate. अगर हम विदलन की बात करें तो विदलन में जो प्रोटोस्टोम है उनमें क्या सर्पिल और निर्धारी विदलन पाया जाता है, जबकि जो ड्यूट्रोस्टोम है उनमें अरीय व अनिर्धारित प्रकार का विदलन होता है। जो अरीय व अनिर्धारित प्रकार का विदलन होता है उसमें बहुत बाद में भ्रूणी अवस्था में ये निर्धारित होता है कि कौन सी कोशिका कौन से जनन स्तर और उसके पश्चात कौन से जनन स्तर से कौन सा अंग या अंग तंत्र का निर्माण होगा, जबकि सर्पिल और निर्धारी विदलन के अंदर भ्रूण की बहुत प्रारंभिक अवस्था में यह निर्धारित हो जाता है कि कौन सी कोशिका किस अंग या किस अंग तंत्र का निर्माण करेगी। Then as far as the coelom formation is concerned, they have schizocoelous coelom. It means there is a solid mass of mesoderm which is splitting from coelom, which forms the coelom. While in case of antrocoelous, which occurs in echinoderms and higher chordates, the folds of archenteron form the coelom, are responsible for forming the mesoderm. कहने का मतलब यह है कि जो प्रोटोस्टोम है उनके अंदर जो प्रगुहा है वो दीर्ण गुहिक होती है, जिसमें क्या होता है कि कोशिकाओं का एक समूह जो होता है वो सीलोम का निर्माण या प्रगुहा का निर्माण करता है, जबकि जो एंट्रोसीलिक है जो आंत्रगुहिक है उसमें जो आर्केंट्रॉन है जो प्रिमिटिव गट है उससे 2 पाउचेस निकलते हैं जो मीसोडर्म है, और ये बाद में क्या करते हैं प्रगुहा या सीलोम का निर्माण करते हैं। Then regarding the fate of blastopores, in the case of protostomes, as it is clear from the name, proto means first, stoma means mouth. So there is development of mouth from the blastopore, and the development of mouth precedes the development of anus. While in deuterostome, the anus develops from the blastopore and the development of anus precedes the development of mouth. कहने का मतलब यह है जो कोरक रंध्र का भविष्य है प्रोटोस्टोम में पहले मुख बनता है जो कोरक रंध्र से बनता है,
और ड्यूट्रोस्टोम में पहले गुदा बनता है जो कोरक रंध्र से बनता है और उसके विपरीत दिशा में मुख का निर्माण होता है. This is the comparison between the protostomia and deuterostomia which we have just studied in the previous slide, that the mouth develops from blastopore while anus it is schizocele, it is enterocoele, मतलब यहाँ पर दीर्ण गुहा, वहाँ पे आंत्र गुहा, यहाँ पे spiral वो determinate, वहाँ पे radial and indeterminate. Now regarding the larva, it is trochophore, trochosphere or veliger in protostomia, while it is tornaria, bipinnaria, plutus or dipluva as in the case of deuterostomia. This is how the echinoderms have been originated. Now let us discuss some other general characters. Their body is unsegmented with globular, star-like, spherical, discoidal, elongated shape, head absent, body surface marked by 5 symmetrical radiating area, the ambulacra, and 5 alternating interradia, the interambulacra. तो इनमें स्पष्ट जो शीर्ष भाग है उसका अभाव होता है और जो शरीर है उसमें दो सतह होती है, एक मुख और एक अपमुख, मतलब एक ओरल और एक एबोरल, और उससे 5 बराबर शाखाएं निकलती हैं जिसको अम्बुलेक्रा या वीथी या विकिरणित वीथी बोलते हैं, और 5 एकांतरित अंतर्वीथी क्षेत्र इनके अंदर पाए जाते हैं. They were characterized vascular and hemal system which is enclosed in the coelomic peripheral system. तो इनका जो पेरीहीमल और हीमल तंत्र है वो प्रगुही तंत्र का ही भाग होता है. श्वसनांग में इनके अंदर डर्मल ब्रैंकिया, ट्यूब फीड मतलब नालपाद, या जो श्वसन वृक्ष है, रेस्पिरेटरी ट्री है या श्वसन वर्षी है, वो पाए जाते हैं. There is a characteristic feature of echinoderm that they are exclusively marine. जो इकाइनोडर्म संघ के जंतु हैं वो केवल समुद्रवासी ही होते हैं. And they have a very good power of regeneration. इनके अंदर जो पुनरुद्भवन है उसकी विशेषता होती है, क्षमता बहुत अधिक पाई जाती है. Now apart from it, there are certain other characters which I would like to point out in the case of echinoderms one by one, that they are triploblastic, antrocelic, radially symmetrical, which is pentamerous symmetry. Then they were characteristic presence of पोडिया एंड ट्यूब फीट. कहने का मतलब यह है कि गमन के लिए इनमें नालपाद या पादाब होते हैं तथा जो जल संवहन तंत्र है उसमें प्ररंध्रक मतलब एक मेड्रोपोराइट या मेड्रिपोराइट उपस्थित होता है. एंड एज फार एज देयर सेंसरी ऑर्गन्स आर कंसर्न, दे आर वेरी प्रिमिटिव. तो इनके अंदर जो स्पर्शग्राही अंग है या रसायनग्राही अंग है वो बहुत ही प्राचीन प्रकार के पाए जाते हैं. So this is regarding the first part on my lecture. In the second part we will discuss about the classification of phylum Echinodermata. दूसरे व्याख्यान में हम बात करेंगे संघ Echinodermata के वर्गीकरण में, जिसमें हमने इसको दो उपसंघ के अंदर विभाजित किया है, इल्यूथ्रोजोआ और पैल्मेटोजोआ. पैल्मेटोजोआ के अंदर केवल एक ही वर्ग है, क्राइनोइडिया, और इल्यूथ्रोजोआ में 4 वर्ग हैं, एस्टेरॉइडिया, ओफ्यूरॉइडिया, इकाइनोइडिया एंड होलोथ्रोइडिया. So as far as the echinoderms are concerned, they are said to be मोस्ट इवॉल्व नॉन कॉर्डेट. तो जो संघ इकाइनोडर्मेट के जंतु हैं वो सबसे ज्यादा विकसित अकशेरुक जंतु जाने जाते हैं. धन्यवाद.